बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक की इकसाम। बैंकारी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। बैंकारी का जो सिस्टम है, बैंकारी के सिस्टम के बग़ैर किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। जब बैंकारी स्टार्ट हुई तो उसका बेसिक पर्पज़ क्या था कि लोगों की अमानतें रिसीव करना और आगे लोगों को वो बाद में वापस कर देना। उसमें फिर जिद्दत आती गई और फिर बैंकारी ने लोगों के बहुत से काम करने शुरू किए। तो इसी की वजह से फिर बैंक को मुख्तलिफ़ काइंड्स में, मुख्तलिफ़ इक़साम में अलग-अलग एक्सप्लेन किया गया। तो बैंक की मुख्तलिफ़ इक़साम बन गई बैंक के फंक्शंस की वजह से। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से बैंकिंग की दो इक़साम है बैंकों की। कौन कौन सी? चार्टर्ड बैंक और स्टैट्यूटरी बैंक। चार्टर्ड बैंक कौन सा होता है? चार्टर्ड बैंक वो बैंक होता है जो किसी भी मुल्क के बादशाह के कहने पे या शाही फरमान के तहत जो मर्ज़ वजूद में आता है, जो बनता है, कायम किया जाता है, उसे चार्टर्ड बैंक कहते हैं। तो जब चार्टर्ड बैंक बनता है, तो जब ये शाही फरमान पे बनता है, किसी भी मुल्क का बादशाह जब इस हुक्म देता है तो ये बैंक बनता है। तो वही इसको चलाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उस वक़्त जब वो बैंक को बनाने का हुक्म देता है, उस वक़्त वो रूल्स एंड रेगुलेशन का भी वो भी जारी कर देता है। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये बैंक जो होते हैं ये काम करते हैं। तो ये होते हैं चार्टर्ड बैंक, जो किसी भी मुल्क के बादशाह के, शहंशाह के कहने के ऊपर बनते हैं और वो उस वक़्त जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उन्हीं को ये बैंक जो है वो फॉलो करता है। दूसरे नंबर पे है स्टैट्यूटरी बैंक। स्टैट्यूटरी बैंक या आइनी बैंक, ये वो बैंक होता है जो सदारती हुक्म किसी भी मुल्क के सदर के कहने पे या फिर पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, एक करारदाद पास होती है, तो उसके ज़रिए खसूसी एक्ट पास होता है, उसके ज़रिए ये बैंक जो है ये बनता है। और ये पार्लियामेंट से अगर बनेगा तो पार्लियामेंट में ही इस बैंक को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं। तो ये जो स्टैट्यूटरी बैंक होता है जो पार्लियामेंट के ज़रिए बनता है या सदारती हुक्म पे जो बैंक बनता है, इसमें क्या होता है कि ये बैंक जो होता है इसका बेसिक पर्पज़ जो होता है वो नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि बेसिक पर्पज़ इसका क्या होता है कि ये लोगों की मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए काम करेगा, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। और इस बैंक को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो ये बैंक फॉलो करने का पाबंद होता है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ इसी बैंक के लिए बनाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा बैंक जो होता है उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो इसलिए इसको मोनोपोली होती है कि जो रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि इसको नोट इशू करने की इजाज़त दी गई है कि नोट ये बैंक इशू करेगा, तो वो यही बैंक इशू कर सकता है। इसके अलावा मुल्क में कोई भी दूसरा बैंक जो है वो नोट इशू नहीं करेगा, तो इसको इजाज़त हासिल होती है। तो जो भी इसको काम दिया जाता है स्टैट्यूटरी बैंक को, आइनी बैंक को, वो उसी की ज़िम्मेदारी होती है, उसने करना होता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा बैंक वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता। नंबर 2 पे है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन के लिहाज से जो बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, फरिश्ती और गैर फरिश्ती बैंक। फरिश्ती बैंक या शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक हैं जो कि सेंट्रल बैंक की फ़हरिस्त में शामिल होते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करने के पाबंद होते हैं, उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं, उसकी फ़हरिस्त में शामिल होते हैं। किसकी? सेंट्रल बैंक की। तो उनको कहते हैं फ़रिश्ती बैंक। और गैर फ़रिश्ती बैंक वो होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं होते। मतलब इसका ये है कि सेंट्रल बैंक ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, मरकज़ी बैंक के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने के पाबंद नहीं होते, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती उनको फॉलो करने की। और जिनके ऊपर पाबंदी होती है, जो उसमें रजिस्टर होते हैं मरकज़ी बैंक से,
और उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं, उन्होंने फॉलो करना होता है सेंट्रल बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अगर नंबर 3 पे है मनी क्रिएटिव बैंक। मनी क्रिएटिव बैंक कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक जो होता है ये कौन सा बैंक होता है कि ये जो होता है ये किसी मुल्क में कोई एक ही बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है, मरकज़ी बैंक कहा जाता है। और इसको ये क्या होता है कि इसको जो भी काम दिया जाता है वो सिर्फ यही परफॉर्म करता है, इसके अलावा वो किसी को भी कोई भी बैंक वो काम परफॉर्म नहीं करता। इसको गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारे काम करता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये दूसरे मुल्क से लेन देन करता है। गवर्नमेंट ने जो दूसरे मुल्क से ट्रेडिंग करनी होती है उसकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसकी पेमेंट, उसकी रिसीविंग सेंट्रल बैंक करता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक को ये इजारादारी हासिल होती है कि इसने नोट जारी करने होते हैं, नोट इशू करने की इजारादारी सेंट्रल बैंक को होती है। अब सेंट्रल बैंक को इसकी इजारादारी हासिल है, लेकिन इसने मेंटेन भी रखना होता है नोट कहीं ज़्यादा तो नहीं इशू हो गए। अगर ज़्यादा इशू हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन के ऊपर कैसे काबू पाना है, या अगर नोट मार्केट में कम है, सर्कल में नोट कम है तो वो कैसे ज़्यादा इशू करने हैं, फिर ये पॉलिसीज़ वज़ा करता है। जैसे अगर नोट कम है तो आसान एक साथ पे कर्ज़े जारी करने का कह देता है सेंट्रल बैंक। तो लोग जब आसान एक साथ पे कर्ज़े मिल रहे होते हैं तो लोग कर्ज़े लेते हैं, तो मार्केट में सर्कल में नोट आ जाते हैं। तो अगर नोट ज़्यादा होए, इन्फ्लेशन होए, तो नोटों को कम करने के लिए ये क्या करता है कि कोई ऐसा प्लान दे देता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रकम बैंकों में जमा करवाते हैं। मतलब क्या करेगा, शरह सूद बढ़ा देगा कि लोग बैंक में पैसे रखेंगे तो बैंक इतने % इंटरेस्ट लोगों को देगा। वो जो इंटरेस्ट की परसेंटेज होएगी, रेशो होएगी, वो बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों में डिपॉज़िट करवा देंगे, तो पैसे जो है, नोट जो है वो मार्केट से निकल के तो बैंक के पास चले जाएंगे। मार्केट की सर्कुलेशन में नोट जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से भी ये सेंट्रल बैंक जो है ये नोटों को मार्केट में कंट्रोल करता है, नोट इशू करता है। और अगर इन्फ्लेशन होए तो नोटों को इस तरह कंट्रोल करता है। और अगर नोट ज़्यादा मार्केट में जारी करने हों तो फिर आसान एक साथ पे कर्ज़े देता है। और इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि और बैंकों की आखिरी पनाहगाह भी कहा जाता है। अगर जो बैंक्स हैं वो अगर डूबने वाले हैं, बैंकरप्ट होने वाले हैं, उनके असासे कम और लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, बैंक डूबने वाला होए कोई, तो वो सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। आखिरी जो पनाहगाह होती है वो सेंट्रल बैंक होती है बैंकों के पास, कि सेंट्रल बैंक से जाके वो पैसे ले के तो अपने जो भी बिज़नेस होते हैं बैंक के उनको कैरी कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया होता है, इसका ये भी एक फंक्शन है कि सेंट्रल बैंक ने जो दूसरे बैंक होते हैं उनका जो भी महफूज सरमाया होता है वो सेंट्रल बैंक के पास महफूज होता है। तो जब भी ये डूबने वाले होते हैं तो सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं। सेंट्रल बैंक बैंकों की, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, इनकी हेल्प कर देता है। और इसी को सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक जो होता है ये हिसाबगर की सहूलत भी फ्राहम करता है। किन बैंकों को सहूलत फ्राहम करता है? हिसाबगर की, कमर्शियल बैंक्स को, और जो उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं उनको। तो हिसाबगर क्या होता है कि बैंकों के नुमाइंदे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं हर एक दिन में, तो वो हिसाब बेबाक करते हैं एक दूसरे का, बैंक के साथ डेबिट क्रेडिट करके जो हिसाब बेबाक करते हैं, इक्वल करते हैं, उसको कहते हैं हिसाबगर की फैसिलिटी। ये कौन फ्राहम करता है? सेंट्रल बैंक फ्राहम करता है। किसको फ्राहम करता है? शेड्यूल बैंक्स को फ्राहम करता है। आगे है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक या तजारती बैंक। अब सेंट्रल बैंक का हमने पढ़ा है कि इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि मुल्क की मईशत को आगे लेके जाना, मुल्क की मईशत को बढ़ाना होता है, मुल्क की मईशत में तरक्की लेके आना होता है। तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं इनका बुनियादी मकसद जो होता है वो नफ़ा कमाना होता है।
इसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना होता है, ना कि मुल्क की मईशत को तरक्की की तरफ लेके जाना होता है। तो ये लोगों से पैसे वसूल करते हैं, आगे फिर लोगों को कर्ज़े जारी करते हैं इस तरह। और ये कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये लोगों की सिर्फ पैसे की ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी लोगों की जायदाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज़ात वगैरह हैं, ज़ेवरात वगैरह होते हैं, इनकी भी हिफाजत करता है कमर्शियल बैंक। इसके अलावा भी बहुत सी फैसिलिटीज़ देते हैं अपने कस्टमर्स को। आगे हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, मलकियत के लिहाज से जो बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक्स कौन से होते हैं? जो भी किसी मुल्क की गवर्नमेंट के या किसी मुल्क की सूबाई गवर्नमेंट के, सूबाई हुकूमत के तहत के अंडर आते हैं, तो उनको कहते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के या सूबाई गवर्नमेंट के, सूबाई हुकूमत के अंडर आते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उन बैंक्स को कहते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। इसके बाद है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते बल्कि आवाम के होते हैं। तो आवाम के जो बैंक्स होते हैं वो नफ़ा कमाने के लिए बनाए जाते हैं, उनके वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो भी आवाम ने ही बनाए होते हैं। प्राइवेट बैंक्स फिर उन्हीं के तहत जो आवाम ने उसके लिए, उसको चलाने के लिए जो भी कोई मैनेजिंग रूल्स बनाए होते हैं, इंतज़ाम किया होता है, उसी के तहत वो उसको चलाते हैं, लेके चलते हैं। आगे है डेवलपमेंट बैंक्स के तरक्याती बैंक कौन कौन से हैं? इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स, एग्रीकल्चर मतलब ज़रूरी तरक्याती बैंक। अब ज़रूरी तरक्याती बैंक जो है ये कैसे मुल्क में कैसे डेवलपमेंट करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये आसान इक़साद पे कर्ज़े देते हैं, कर्ज़े फ्राहम करते हैं। तो वो फिर लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब वो कर्ज़े लेते हैं बैंक से, उनके पास पैसे आ जाते हैं, फिर वो जदीद टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, नए बीज भी यूज़ करते हैं, खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर्ज़े फ्राहम करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी फ्राहम करते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स भी फ्राहम करते हैं। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको आसान इक़साद पे कर्ज़े मिलते हैं तो वो रिस्क भी लेते हैं और अपने बिज़नेस को इन्हांस करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को इन्हांस करते हैं, और इससे वो ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करते हैं, नफ़ा भी कमाते हैं, और मुल्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है। और फिर अगर इनको इंडस्ट्रियल बैंक्स जो होते हैं इनको किसी दूसरे कंट्री से मशीनरी वगैरह कोई लानी पड़ती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये वाली फैसिलिटी भी फ्राहम करते हैं कि उनके बिहाफ पे वो किसी दूसरे मुल्क से उनके बिहाफ पे लेन देन भी कर सकते हैं। आगे है रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये किसी एक रीजन की तरक्की के लिए बनाए जाते हैं, किसी एक हिस्से की तरक्की के लिए बनाए जाते हैं, और उस हिस्से में ही वो अपना काम करते हैं। उस हिस्से में वो अपना काम जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करते हैं। हर एक जो भी लोगों को सहूलियात की ज़रूरत होती है वो उनको फ्राहम करते हैं, और उस रीजन में फिर वो डेवलपमेंट हो जाती है, या डेवलपमेंट के लिए वो अपना इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स वो होते हैं जो कि एक आलमी सतह पर पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं, और लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनको कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल। डोमिसाइल के लिहाज से जो बैंक्स हैं होम बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। होम बैंक्स या मुल्की बैंक कौन से होते हैं, जो किसी एक मुल्क में रह के काम कर रहे होते हैं और उसी मुल्क के लोगों की वो मलकियत होते हैं, उसी मुल्क में रहने वाले लोगों ने वो बैंक बनाए होते हैं। तो उसी मुल्क के लोग जो हैं जिन्होंने वो बैंक बनाए होते हैं उसका नफ़ा भी हासिल करते हैं, तो उनको कहते हैं मुल्की बैंक या होम बैंक्स। और फॉरेन बैंक्स वो हैं जो किसी मुल्क में काम कर रहे हैं
लेकिन वो उस मुल्क की मलकियत नहीं है, ना तो उस मुल्क के लोगों ने उस बैंक को बनाया है, ना ही उस मुल्क की सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने उसे बनाया है। मतलब वो उस मुल्क की गवर्नमेंट का भी बैंक नहीं है, उस मुल्क के लोगों का भी बैंक नहीं है, लेकिन उस मुल्क में काम कर रहा है। लेकिन वो किसका, किसी फ़ॉरेन कंट्रीज़ का है, किसी गैर मुल्की बैंक है, कि उस मुल्क के किसी बंदे का नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों का हो सकता है। तो वो होता है फ़ॉरेन बैंक, और उसका जो मुनाफा होता है वो भी, जो प्रॉफिट होता है वो भी जो दूसरे मुल्क का जो उसका मालिक होता है वो ही लेता है, सिर्फ़ वो इस मुल्क में काम कर रहा होता है। तो उसको कहते हैं फ़ॉरेन बैंक।